गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में देखे थे यूजेज ऑफ डायमेंशन में कि उसका एक यूज़ होता है टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, लेकिन उसके न्यूमेरिकल नहीं कर पाए थे। तो आज शुरुआत करेंगे न्यूमेरिकल से ही। लिखेंगे पहला क्वेश्चन आज का, टाइम पीरियड of a simple pendulum is t find its relation with the mass of pendulum, length of pendulum, and gravitational acceleration चलिए क्वेश्चन लिख लिए सभी लोग। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? हालांकि जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे, मैकेनिक्स पार्ट 2 में सिंपल पेंडुलम आएगा। ऐसे हम पूरा का पूरा एक चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें सिंपल पेंडुलम पे काफ़ी डिटेल में चर्चा होगा। फिलहाल जितना समझिए, कोई एक लंबा सा एक बॉल ले लीजिए, एक लंबा सा रस्सी लटका दीजिए, एक रस्सी की सहायता से एक बॉल को लटका दीजिए और बॉल इस तरह से झूल रहा है, तो समझिए वो सिंपल पेंडुलम। बॉल इस तरह, जैसे आप झूला पे बैठ जाते हैं, तो झूला पे बैठ जाते क्या होता है, यहाँ पे आपका मास होता है और एक रस्सी इस तरह से लटका होता है और आप ऐसे ऐसे झूल रहे होते हैं, ऐसे झूल रहे होते हैं या इस तरह से झूल रहे होते हैं आप, ठीक है। तो उसको समझिए अभी सीधा सीधा कि वो सिंपल पेंडुलम है। तो बोला गया कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो t है, जो सिंपल पेंडुलम का सॉल्यूशन। तो बोला कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड t है और t जो है वो डिपेंड कर रहा है कई चीज़ों पे। बोला मास m मान लेते हैं, मास ऑफ पेंडुलम m मान लेते हैं, लेंथ ऑफ पेंडुलम l मान लेते हैं, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ जो है, जो ग्रेविटी है उसका स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है g, स्टैंडर्ड नोटेशन है g। तो बोला गया कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एक मास ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पे। तो आपको इसका डिपेंडेंसी बताना, इसका रिलेशन बताना है कि टाइम जो है मास के पावर 1 पे कर रहा है या 2 पे कर रहा है या रूट पे कर रहा है या पावर में -3 पे कर रहा है या कर भी रहा है या नहीं भी कर रहा है। टी का उसी तरह एल पे बताना है, टी का उसी तरह जी पे बताना, उसी तरह टी का जी पे बताना है। तो मान लेते हैं कि टी जो है, टाइम पीरियड जो है वो मास के पावर ए पे डिपेंड करता है, मास के पावर ए पे डिपेंड करता है, लेंथ के पावर बी पे डिपेंड करता है और जी के पावर सी पे डिपेंड करता है। तो जब आप इसी ए बी सी का वैल्यू निकाल देंगे, इसका मतलब आप बता दिए कि टाइम पीरियड मास पे और एल पे और जी पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है। चलिए, तो ये टाइम पीरियड का डायमेंशन m0 L0 t के पावर 1, टाइम पीरियड तो टाइम है ना सेकेंड में, ये हो गया टाइम पीरियड का डायमेंशन। इक्वस टू, देखिए अपने लोग के पास वो याद होगा ना, जो इधर का डायमेंशन इक्वस टू इधर का डायमेंशन, पहला प्रॉपर्टीज डायमेंशन का कि जो इक्वल टू के इस साइड डायमेंशन होता है वही इक्वल टू के इस साइड डायमेंशन। कभी भी आप केजी को मीटर के बराबर नहीं कंपेयर कर सकते। कोई पूछेगा अच्छा ये बताओ 5 केजी और 4 मीटर में कौन बड़ा है? अरे कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि 5 केजी और 4 मीटर में कौन बड़ा है? कभी कर ही नहीं सकता। ये मीटर में है, ये केजी में है, तो दोनों में कौन बड़ा है? 4 केजी और 5 केजी और 4 मीटर। तो कंपैरिजन ही नहीं है, दोनों में तुलना ही नहीं कर सकते हैं।
समझ रहे? हाँ, यही पूछेगा 5 kg में और 5 ग्राम में कौन बड़ा है। तो बता सकते हैं 5 kg बड़ा है। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि kg का भी डायमेंशन जो होता है वो m होता है और ग्राम का भी जो डायमेंशन होता है वो m होता है, तो सेम डायमेंशन में कंपेरिजन कर सकते हैं। चलिए, तो मास के लिए m के पावर a, लेंथ के लिए लेंथ का पावर b। ग्रेविटेशनल एसिलरेशन, देखिए एसिलरेशन का डायमेंशन होता है, यूनिट तो याद ही होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? LT-2। डायमेंशन क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं डायमेंशन में? LT-2। तो g का क्या हो जाएगा? LT-2 के पावर c। इधर क्या हो गया? m0 L0 t के पावर 1 इक्वस टू m के पावर a, l के पावर, यहाँ l के पावर b है, यहाँ l के पावर c है, तो l के पावर b प्लस c, t के पावर ये -2 इंटू c, तो t के पावर -2c, ये हो गया। कंपेरिजन कर दीजिए, m के पावर a, इधर m के पावर 0, तो a इक्वस टू 0। इधर l के पावर b प्लस c, इधर l के पावर 0, तो b प्लस c इक्वस टू 0। इधर t के पावर -2c, इधर t के पावर 1, तो c इक्वस टू -1/2। c का वैल्यू रखिए तो b इक्वस टू हो जाएगा -c, b इक्वस टू -1/2 इक्वस टू 1/2। तो इस तरह से आपका वैल्यू आ गया, a का 0, b का 1/2 और c का -1/2। c का -1/2। कहने का मतलब जो टाइम जो डिपेंड करता है, ठीक है, m के पावर a, m के पावर 0, मतलब इस पर डिपेंड ही नहीं करता है। l के पावर b, b का मतलब 1/2 और g के पावर -1/2। लिख लीजिए। लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। Time period of a SHM is T, and प्रेशर के पावर A, डेंसिटी के पावर B, and T is directly proportional to P के पावर A, D के पावर B, S के पावर C, where P is pressure, D is density, and S is surface tension. And S is surface tension. Then find the value of AB and C. Then find the value of A, B and C.
चलिए ट्राई करिए। ये दिया हुआ, ये टाइम पीरियड है, ये पी प्रेशर है, डी डेंसिटी या सरफेस टेंशन है। तो टाइम पीरियड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब पी पे डिपेंड कर रहा है, डी पे एस पे कर रहा है, पी के पावर ए, बी, डी के पावर बी, एस के पावर सी। तो ए बी सी का वैल्यू आपको बताना है, ए बी सी के वैल्यू आपको बताना है। चलिए ट्राई करिए एक बार जल्दी से। चलिए टाइम पीरियड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? पी के पावर ए, डी के पावर बी, एस के पावर सी। तो इधर इसका टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा? m0 l0 टी के पावर 1। सही है, m0 l0 टी के पावर 1 इक्वल्स टू प्रेशर। प्रेशर का याद करिए, लिखाए थे। और जिनको याद नहीं आ रहा है तो प्रेशर क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का mL/T-2, एरिया का L का स्क्वायर, एक L से एक L खत्म, इसका क्या हो गया? mL-1 T-2। ये लिखाए थे, याद करिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा प्रेशर का? mL-1 T-2 के पावर ए। डेंसिटी, डेंसिटी याद करिए। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब। मास बाय वॉल्यूम केजी पर मीटर क्यूब। तो केजी का क्या हो जाएगा? m, मीटर क्यूब का क्या हो जाएगा? l क्यूब। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? ml के पावर -3, ml के पावर -3 के पावर में b। सरफेस टेंशन याद करिए। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स अपॉन लेंथ फोर्स क्या था? mL/T-2 डिवाइडेड बाय लेंथ का l, l से l कैंसिल। तो सरफेस टेंशन का क्या हो गया? mt-2 के पावर में c, mt-2 के पावर में c। चलिए क्लियर है यहाँ तक? देखिए ये प्रेशर का डायमेंशन है mL-1 T-2 के पावर a, ये d mL के पावर -3 के पावर b, b यहाँ से आया। ये सरफेस टेंशन का mt-2 है, उसके पावर में c। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। m0 l0 T1 सही है, इक्वल्स टू, यहाँ देखिए m के पावर a, m के पावर b, m के पावर c। तो m टू द पावर a प्लस b प्लस c, m टू द पावर a प्लस b प्लस c। चलिए l पे आ जाइए। l के पावर यहाँ से -1 इंटू a, माइनस a, l -3 इंटू b, -3b, यहाँ l है ही नहीं। चलिए t पे आ जाइए। t के पावर -2 इंटू a, -2a, यहाँ t है ही नहीं, यहाँ t -2c। यही हो गया। कंपैरिजन कर दीजिए, कंपैरिजन कर दीजिए तीनों को। तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए ना, m के पावर a प्लस बी प्लस सी, इधर m के पावर 0, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ बताइए -a -3b इक्वल्स टू 0, -a -3b इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे -2a -2c इक्वल्स टू 1, -2a, ये देखिए ना, -2a -2c इक्वल्स टू 1। चलिए पहले इसको सॉल्व करिए। -a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3b, या a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -3b, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -3b। चलिए बहुत अच्छा। और क्या करें, क्या करें सर? कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, a के बारे में पता चल गया। ठीक है, यहाँ से आइए। हाँ, इस दोनों इक्वेशन को देखिए, कुछ हो सकता है। a और c कट जाएगा, b बचेगा, कोई फायदा नहीं। यहाँ से आइए, -2a -2c इक्वल्स टू 1, -2a -2c इक्वल्स टू 1। तो -2a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2c। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 को उधर धकेल दीजिए, -2 को, -2 को उधर भेज दीजिए।
तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1/2 माइनस सी, -1/2 माइनस सी। लेकिन इतना मेहनत कर क्यों रहे हैं। चलिए इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दी, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2a + 2b + 2c = 0। और ये क्या है, -2a - 2c = 1। जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए दोनों को। देखिए ना, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 2a + 2b + 2c = 0। और ये क्या है, -2a - 2c = 1। तो 2c कैंसिल, 2a 2a कैंसिल, तो 2b = क्या हो गया 1। तो b = क्या हो गया 1/2, b = क्या हो गया 1/2। a = क्या है -3b, तो a = क्या होगा -3 और b की जगह 1/2 -3/2 -3/2। किसका वैल्यू बच रहा है, c का वैल्यू बच रहा है। इसमें a और b का वैल्यू रख दीजिए, इसमें a और b का वैल्यू रख दीजिए, c का वैल्यू आ जाएगा। a + b + c = 0 है अपने पास, है ना। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू -3/2, b का वैल्यू कितना है नहीं मालूम है, मालूम तो है। a का निकल चुका है, b का कितना है 1/2 प्लस c का नहीं मालूम, तो -3/2 + 1/2 कितना बचेगा -1 + c = 0, c = 1, c = 1 लिख लीजिए, लिख लीजिए। इस तरह से आंसर आ गया ABC का। तो आंसर क्या बना, a = कितना आया -3/2, a = क्या आ गया -3/2, b = कितना आ गया 1/2 और c = क्या आ गया 1। ये हो गया आपका आंसर। ABC तीनों का ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसको लिखिए। लिखिए, चलिए मिटा देते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन, इफ टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम if time period of a simple pendulum is given as t = c m के पावर x k to the power y, where c is a dimensionless constant, where c is a dimensionless constant, where c is a dimensionless constant and m is mass and k is force constant, and k is force constant. Then find the value of x and y. Then find the value of x and y. चलिए एक बार ट्राई करिए। Then find the value of x and y. एक बार ट्राई करिए। टाइम पीरियड गिवन है, c डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, c का कोई योगदान ही नहीं है डायमेंशन में। डायमेंशनल एनालिसिस सब इन सारे चीज़ों का डायमेंशनल
एनालिसिस, मतलब डायमेंशन की सहायता से आप जो है एक्स और वाई को निकाल रहे हैं। चलिए बना लिए। सॉल्यूशन टी इक्वल टू क्या था, सी एम के पावर एक्स के पावर वाई। फोर्स कांस्टेंट होता है, फोर्स कांस्टेंट की यूनिट के होता है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर फोर्स कांस्टेंट। आगे जाके पता चलेगा ना कि स्प्रिंग फोर्स होता है ना एफ इक्वल टू के इंटू एक्स, एफ इक्वल टू के इंटू एक्स। के जो है वो फोर्स कांस्टेंट है और एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट है, एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए ना, फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, के की जगह के रख दीजिए, एक्स की जगह मीटर रख दीजिए, तो के क्या हो गया न्यूटन पर मीटर, के क्या हो गया न्यूटन पर मीटर। तो के का जब डायमेंशन निकालना हो तो क्या हो जाएगा, न्यूटन का क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय, ये मीटर है तो मीटर का क्या हो जाएगा एल, एल से एल खत्म, तो क्या हो गया एम टी माइनस टू, फोर्स कॉन्स्टेंट हो गया ना एम टी माइनस टू न्यूटन पर मीटर। तो देखिए ना टी इक्वल टू इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा इधर एम जीरो एल जीरो टी वन इक्वल टू सी, इसका तो कोई डायमेंशन है नहीं, ये मास का एम के पावर एक्स, कोई दिक्कत नहीं। के क्या हो जाएगा एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू के पावर वाई, तो हो गया एम जीरो एल जीरो टी वन, एम जीरो एल जीरो टी वन इक्वल टू एम के पावर एक्स और ये वाई, तो एम के पावर एक्स प्लस वाई और टी के पावर क्या हो जाएगा माइनस टू वाई। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, इसको मिटा देते हैं। हाँ सर मिटा दीजिए। चलिए कंपैरिजन कर दीजिए, एम के पावर इधर कितना दिख रहा है जीरो, इधर क्या दिख रहा है एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ वाई। यहाँ पे देखिए टी के पावर माइनस टू वाई और उधर टी के पावर वन, तो वाई इक्वल टू क्या हो गया माइनस वन बाई टू। तो यहाँ से देखिए ना एक्स इक्वल टू माइनस वाई है तो माइनस ऑफ माइनस वन बाई टू, तो एक्स इक्वल टू वन बाई टू हो गया, तो एक्स इक्वल टू वन बाई टू, वाई इक्वल टू माइनस वन बाई टू, एक्स इक्वल टू वन बाई टू और वाई इक्वल टू माइनस वन बाई टू, एक्स इक्वल टू वन बाई टू, वाई इक्वल टू माइनस वन बाई टू। चलिए इसको लिखिए जल्दी से, इसको लिखिए चलिए करिए, लिख लिए। चलिए लिखेंगे क्वेश्चन। If force F length L and time t is considered as fundamental quantity, considered as fundamental quantity, then express mass in terms of F, L and T।
बोला गया कि इस बार जो अपना फंडामेंटल क्वांटिटी है वो मास लेंथ टाइम नहीं है, अपना फंडामेंटल क्वांटिटी फोर्स F, लेंथ L और टाइम T को मान लिया गया है। तो मास को हम इन तीनों के टर्म में क्या लिख सकते हैं, इन तीनों के टर्म में डायमेंशन लिखना, मतलब मास का डायमेंशन जो है F, L और T के रिस्पेक्ट में आपको लिखना है। चलिए ट्राई करिए एक बार। ट्राई करिए, चलिए देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या है अपना। सॉल्यूशन, मास को किस पे डिपेंड करता हुआ बोला गया। मान लेते हैं F के पावर A पे डिपेंड करेगा, L के पावर B पे डिपेंड करेगा और T के पावर C पे डिपेंड करेगा। तो मास का डायमेंशन इधर क्या हो जाएगा, आप ही बताइए ना। M_L0 T0 सही है, इक्वस टू फोर्स का बताइए M_L_T-2 के पावर A, L के पावर तो ऑलरेडी B है और T के पावर C। बहुत अच्छा, M_L0 T0 इक्वस टू M के पावर A, इधर M है ही नहीं, M के पावर A, ठीक है, और L के पावर A B, तो L के पावर A प्लस B, L के पावर A प्लस B, T में आ जाइए, T के पावर -2A प्लस C। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कंपैरिजन कर लीजिए, A को उठा के फेंकिए, A इक्वस टू 1, A इक्वस टू 1, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। A प्लस B इक्वस टू 0, तो B इक्वस टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ A, B इक्वस टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ A, तो B इक्वस टू क्या हो गया, -1। चलिए -2A प्लस C इक्वस टू 0, यहाँ से पुट करेंगे तो -2A प्लस C इक्वस टू 0, तो C इक्वस टू क्या हो गया, 2 इंटू A, तो C इक्वस टू 2 इंटू 1 इक्वस टू 2। मतलब मास जो डिपेंड करेगा वो कैसे डिपेंड करेगा, इधर नहीं दिख रहा, इधर लिख लीजिए। जो मास जो डिपेंड करेगा वो कैसे डिपेंड करेगा, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F के पावर A था, A तो 1 है, उसके बाद L था, L के पावर B था, B कितना है, -1 है, और C और टाइम के पावर C कितना है, 2 है। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। लिख लिए, चलिए तो इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।